नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। आज बात होगी दिल्ली में हो रही सियासत की। जी हां, अरविंद केजरीवाल का गेम प्लान क्या है? क्योंकि एक मंत्री साहब से उन्होंने तुरंत इस्तीफा ले लिया, लेकिन एक मंत्री साहब से 9 महीने बाद इस्तीफा लिया गया। उनकी जगह पर 2 नए लोगों की सिफारिश भी कर दी गई है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के दिमाग में क्या चल रहा है, ये आज जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच है। संजीव जी, उप मुख्यमंत्री से तो तुरंत इस्तीफा ले लिया गया, वो जैसे ही जेल गए, लेकिन सत्येंद्र जैन 9 महीने से जेल में बंद हैं, इस्तीफा उस वक्त नहीं लिया गया। तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सवाल खड़ा किया कि जो आदमी जेल में है उससे आप इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं? इस्तीफा ले लिया गया। क्या गेम प्लान चल रहा है? दिल्ली की सियासत क्या नजर आ रहा है इसमें? देखिए, इस्तीफा लेने की वजह भारतीय जनता पार्टी का दबाव है, ये आंशिक रूप से ही सही है, क्योंकि सिर्फ यही एक वजह नहीं है। 9 महीने हो गए थे सत्येंद्र जैन का इस्तीफा नहीं लिया गया था। सिसोदिया जी के लिए 9 दिन भी नहीं रुका गया। इसकी वजह है बड़ी तस्वीर, और बड़ी तस्वीर का एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। भास्कर राव आम आदमी पार्टी के कर्नाटक यूनिट के वाइस प्रेसिडेंट, और कर्नाटक चुनाव में जाने वाला है। भास्कर राव ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। अच्छा। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के लिए मुझे काम करना है। भास्कर राव बेंगलुरु के पूर्व पुलिस कमिश्नर थे, साफ छवि के व्यक्ति, जिन्हें खुद केजरीवाल जी ने पार्टी ज्वाइन करवाया था। और वहाँ ये कहा जा रहा था कि वो केजरीवाल कर्नाटक का, कुछ इस तरह का उनका चेहरा बनाकर पेश किया जाएगा। आज उन्होंने ही पार्टी छोड़ दी, और इसकी वजह थी, उन्होंने छोड़ते वक्त कहा कि जिस सरकार के 2 मंत्री करप्शन के चार्ज पर, भ्रष्टाचार के चार्ज पर जेल में अगर हों तो ये बड़े शर्म की बात है। और ऐसी पार्टी में मैं कैसे, जो शुचिता और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात करता हूँ, मैं कैसे लड़ पाऊँगा? इसलिए मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना है, क्योंकि एक ग्लोबल विजन है इनके पास, जो आम आदमी पार्टी के पास नहीं है। वो भ्रष्टाचार में आकंठित डूबी है। अब ये जो भ्रष्टाचार के आरोप उल्टे अब लगने लगे, उस पार्टी पे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हुई थी, उस आंदोलन से निकली हुई, और सोचिए कि ऐसे में ऑप्शंस नहीं थे, और वो टाइगर जिंदा है कि मिजाज में केजरीवाल जी अब सामने आ चुके हैं, या आ जाएंगे आने वाले दिनों में, आपको स्पष्ट दिखेगा। क्योंकि ये भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जो आम आदमी पार्टी का अपना मुद्दा है, जो आज उसके खिलाफ काम करने लगा है। तो इसीलिए त्वरित इस्तीफे जो लिए गए, उसकी असली वजह दरअसल ये है कि जो बड़ी तस्वीर है देश भर में कि भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी एक पार्टी, आम आदमी पार्टी, उस बड़ी तस्वीर में कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है कि दरारें पड़ने लगी। और इससे पहले हम लोगों ने जो शो किया उसमें बात भी की कि देश भर में तमाम जो पार्टियां हैं विपक्ष की, उनके लीडर्स पे या उनके नेताओं पे भ्रष्टाचार के, करप्शंस के, ईडी, सीबीआई, आईटी सबके छापे पड़ रहे हैं। तो क्या 2024 में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा होने वाला है? एक ऐसी पार्टी जो अन्ना आंदोलन से निकली, हालांकि अन्ना हजारे फिर बाद में बैकफुट पर आ गए, उन्होंने राजनीति में आना उचित नहीं समझा, लेकिन आम आदमी पार्टी की को लेकर अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ते रहे। अब उन पे करप्शन के चार्जेस लगे हैं, उनकी पार्टी पर इस तरह के आरोप लगे हैं, 2 मंत्री जेल में चले गए। तो क्या करप्शन ही मुद्दा होने वाला है? आगे आने वाली जो सियासी जो चुनाव में हमको बाहर दिखेगी, वो भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा उसमें नजर आएगा? देखिए, आम आदमी पार्टी की सीधी लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी से है, दिल्ली में खास तौर पर जो उनका गढ़ है। भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा लगता है कि हर दल के लिए अलग सेट हैं आरोपों के, और वो इस दल के लिए ये, उस दल के लिए वो, यानी कि कहीं परिवारवाद, कहीं भ्रष्टाचार। तो ये जो पार्टी आम आदमी पार्टी है,
इस पर अभी तक भ्रष्टाचार के बड़े आरोप नहीं लगे थे पिछले साल तक। पिछले साल मई में सत्येंद्र जैन वो जेल में गए, आज तक उन्हें बेल नहीं मिली है, आज तक बेल नहीं मिली है। क्या चार्जेस इतने संगीन हैं कि बेल नहीं मिल पाई है, या कोई और वजह है? अब ये दूसरे मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, जो कि जेल चले गए हैं और इनके ऊपर चार्जेस संगीन बताए जाते हैं आबकारी मामले में, शराब घोटाले में। इतना ही नहीं, एक फ़ोन टेपिंग का भी मामला है, सीबीआई के पास है, और वो भी ये कहा जा रहा है कि जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसमें बसों की जो खरीद हुई है उसको लेकर के भी सीबीआई सक्रिय हो गई है, और दिल्ली में एक आध जगहों पर छापे मारे गए हैं बस डिपो पर। तो कहीं कुछ और मंत्री भी तो इस चपेट में नहीं आने वाले हैं। इसके अलावा आपको हम बताएं कि पंजाब में सरकार बनी और सरकार के साल नहीं पूरे हुए हैं, 2 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, भगवंत मान सरकार के, आम आदमी पार्टी सरकार के, और दोनों भ्रष्टाचार के मामलों पर। यानी कि जो मजबूती कि हम कट्टर ईमानदार लोग हैं, उनकी ईमानदारी को आप गलत साबित करें, ये ज़्यादा पॉलिटिकली अगर नैरेटिव देखें तो ये ज़्यादा लगता है। एक ऐसी पार्टी के लिए ज़रूर ज़्यादा लगता है जिसको जनता ने इसीलिए स्वीकार किया था कि वो सवाल करती है। सवाल कौन कर सकता है? जो खुद पाक साफ हो, जो बड़े बड़े लोगों की आंखों में आंखें डाल करके पूछ सकता हो कि शीला जी आपने क्या किया, आपने 15 साल दिल्ली में शासन किया, तो कैसे, मुझे याद है वो आंदोलन याद करिए कि जब निर्भया का कांड हुआ था और किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने उस दुखद घटना को लिया और बहुत सही किया कि उस वक्त उन्होंने झकझोर के रख दिया। बेटियां सुरक्षित अगर देश की राजधानी में नहीं हो तो कहाँ होंगी? उन्होंने उसको उस एक मुद्दे को शीला दीक्षित के खिलाफ जनता का नो कॉन्फिडेंस बना दिया। जनता उस वक्त ये भूल गई कि दरअसल कानून जो है वो केंद्र के हाथ में होता है। और आप ये समझ लीजिए कि केंद्र में भी तो कांग्रेस की ही सरकार थी। बिल्कुल, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, तो जिम्मेदारी से मुक्त कैसे हो सकते हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री? उनका ये सवाल था, और सवाल जो है बड़ा माकूल था। और वो सवाल उन्होंने भ्रष्टाचार के सवाल पर, जब उन्होंने लालू यादव भ्रष्टाचार के सवाल पर, जब उन्होंने कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, हालांकि एक आध से तो उन्हें इस्तीफा मांगना पड़ा बाद में, अरुण जेटली से और दूसरे नेताओं को क्वेश्चन किया, तो ऐसा लगा जैसे कि कोई ज़मीन से उठता हुआ सितारा है जो कि बड़े बड़े लोगों को सवाल कर रहा है। और वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके पास नैतिक बल है, वो एक आम आदमी है, और पार्टी का नाम भी आम आदमी पार्टी रखा गया। और इस बात, ये तो हमारे पत्रकारिता के काल की कहानी बता रहा हूँ आपको, कोई बहुत पहले की बात नहीं बता रहा हूँ। 2011 के उस आंदोलन को मैंने हर दिन कवर किया है, जो जंतर मंतर पे शुरू हुआ था, एक छोटा सा आंदोलन जो बढ़ता चला गया, और आम आदमी कैसे उसमें शिरकत कर रहा था। जब अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर लोग पहुंचते थे अन्ना हज़ारे के आंदोलन को देखने के लिए, और उसके बाद जो आंदोलन रामलीला मैदान में हुआ, कितने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स भी पहुँचे, और लोगों को लगा कि जेपी का आंदोलन शुरू हो गया है। तो उस आंदोलन और उस भावना की कल्पना करिए आप, और फिर इस हकीकत को देखिए जो आज घटित हो रही है कि उस पार्टी के लोग भ्रष्टाचार के आरोप पर जेल जाएं। अन्ना हजारे इसीलिए राजनीति में नहीं आना चाहते थे क्या, कि उन्हें लगता था कि जो राजनीति में गया वो भी भ्रष्ट हो जाएगा? शायद इसीलिए उस राजनीति से वो दूर रहना चाहते थे। मुझे लगता है अन्ना हजारे राजनीति में हैं, ये कहना गलत है कि वो राजनीति में नहीं है। क्या गांधी जी राजनीति में नहीं थे? राजनीति में वो हैं, लेकिन गांधी जी की सक्रियता उस तरह से थी। वो अब अपने गांव में रहते हैं। वो आंदोलन वाली राजनीति तो करते ही थे। महात्मा गांधी, उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आते के साथ 1921 में किया, डांडी मार्च 1930 में किया, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में किया। ये 3 बड़े मूवमेंट निर्णायक मोड़ देते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को। 1917 में वो आए, 1947 में देश आज़ाद हुआ।
तो ये जो 30 साल हैं उसमें करीब करीब 10-10 साल के फासले पर ये जो आंदोलन हुए, इन्होंने आज़ादी को दिलाने में बड़ी महती भूमिका निभाई। वो एक सक्रिय तौर पर भी थे, और अन्ना उसके हजारे सक्रिय तौर पर नहीं उस है, आंदोलन के बाद पर तो बड़े पॉलिटिकली सेंसिटिव हैं। 2005-6 जब अरविंद केजरीवाल एक्टिविस्ट थे, आरटीआई के एक्टिविस्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन के एक्टिविस्ट थे, और लोकपाल का गठन हो इस बारे में आंदोलन वो कर रहे थे। तो बड़े आंदोलन उन्होंने किए, बहुत छोटे छोटे नुक्कड़ों पर खड़े होते थे और आंदोलन करते थे। और फिर उन्हें ये बात सूझी, क्योंकि उस वक़्त तक अन्ना हजारे एक बड़ा नाम थे देश में, उन्हें लोग एक ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ आंदोलनकारी के रूप में देखते थे। तो वो उनके पास चले गए रालेगांव सिद्धि और उन्हें लेकर के आए। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बैठक किया अन्ना हजारे के साथ, छोटी बात नहीं है, और कहा कि हम आप को ये समय देते हैं, इतने में आप लोकपाल बनाइए। नहीं बनी लोकपाल, और तब जाकर के जंतर मंतर पर वो लोग बैठे थे। तो एक बड़े कद के व्यक्ति का, जो कि राजनीति और समाज सेवा दोनों के बीच कहीं खड़ा था, अन्ना हजारे, उनका सहयोग, उनकी सहायता से यह आंदोलन अरविंद केजरीवाल ने खड़ा किया। अब वो इसीलिए दूर हो गए क्योंकि जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, चुनावी राजनीति है, उसमें वो आना नहीं चाहते थे, और अरविंद विकल्प बनना चाहते थे। अरविंद चाहते थे कि आप केवल यही किनारे पर खड़े होकर के आप बस चिल्लाते रहें, लहरों में नहीं उतरेंगे, तो फिर ये बात तो गलत हो जाएगी, ये एक जिम्मेदारी है। तो वो चुनावी राजनीति में जब जाने लगे तो केजरीवाल और अन्ना हजारे के बीच में वो मतभेद हुए, और फिर वो कहानी अलग कहानी है। लहरों में उतरे, उसके बाद आज की स्थिति ये है कि उनके 2 मंत्री जो उनके साथी रहे शुरुआत से ही, वो जेल में है। तो क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी या फिर अरविंद केजरीवाल खुद, उनके 2 मंत्री, क्या पॉलिटिक्स का शिकार हुए हैं, या फिर वजह कुछ और है जो अब उभर कर सामने आ रही है एक करप्शन के तौर पर? देखिए, 6 मंत्री होते हैं तो 1/3 कैबिनेट हो गया जो कि जेल चला गया। पहली मंत्री के जाने के बाद उन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया, उन्होंने वो सारे डिपार्टमेंट्स मनीष सिसोदिया को दे दिए जो सत्येंद्र जैन के पास थे। तो शिक्षा मंत्री भी वही हो गए, और वित्त मंत्री तो थे ही, और स्वास्थ्य मंत्री भी ही। कुल 18 विभाग, तो 18 विभाग उनके पास थे। अब ये बात समझ नहीं आती है कि एक व्यक्ति को इतने विभाग देने का मतलब क्या। इसका अर्थ ये हुआ कि वो एक डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर थे, क्योंकि एक तरफ मनीष सिसोदिया के पास 18 विभाग, अरविंद केजरीवाल के पास एक भी विभाग नहीं, 0। वो पार्टी के एक्सपेंशन में, पॉलिसी, इन सबों में वो अपना टाइम इन्वेस्ट करते थे, और अरविंद केजरीवाल दिल्ली को समझते थे और दिल्ली वो चलाते थे। तो इस तरह से दोनों का एक कॉम्बिनेशन चल रहा था, और ये बहुत अच्छा चल रहा था। अब देखिए, क्या वो निशाने पर आए, इस बात को तो समझना पड़ेगा कि स्वास्थ्य के फ्रंट पर ये जो मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल है, ये अच्छा मॉडल, नया मॉडल है। देश में इस तरह के मॉडल आपको कम दिखते हैं। ये अगर मान लीजिए कि पब्लिक हेल्थ सेंटर्स जो होते हैं गांव वगैरह में, प्राथमिक शिक्षा स्वास्थ्य केंद्र, उस तरह के मॉडल से प्रभावित था भी, तो ये बेटर केप्ट था, और शुरुआत में लोगों को फ़ायदे भी हुए, हालांकि उसमें भी क्षरण हुआ है, डिटोरियोरेशन आया है। पर कहीं पे किसी मोहल्ले में कोई डॉक्टर बैठा हुआ आपको आसानी से मिल जाए, आम आदमी के लिए तो मददगार होता ही है। दवाएं भी फ्री मिल जाती हैं। स्कूलों को लेकर के काम तो ज़रूर हुआ। देखिए, उन्होंने इस बात को महसूस किया कि जो कमज़ोर आम आदमी है वो तो वहीं दब जाता है जब उसके बच्चे जो हैं बहुत ही सामान्य स्कूल में पढ़ते हैं, और जो आर्थिक रूप से संपन्न है उसके बच्चे बेहतर स्कूल में पढ़ते हैं। तो ये जो शुरुआत होती है, यहीं पर कंपैरिजन हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि हम सरकारी स्कूल को ही प्राइवेट स्कूल की शक्ल देंगे। एक भावना, एक कल्पना थी, और बहुत हद तक अगर मान लीजिए कि वो रंग रोगन से ही हुआ, पेरेंट टीचर मीटिंग ही कराई गई, टीचर्स को
उस तरह से कॉन्फिडेंट बनने के लिए कहा गया जैसे प्राइवेट स्कूल पब और कॉन्वेंट स्कूलों के होते हैं, और कुछ इस तरह से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। हालांकि मैंने इसी दौर में ये भी देखा कि कितने टीचर के अभ्यर्थी जो हैं वो डेली वेजेस पर हैं, उनके रेगुलराइजेशन नहीं हुए, कई बार उनके ऊपर लाठीचार्ज भी हुई। तो स्कूली शिक्षा में आपने एक तरफ किया, लेकिन दूसरी तरफ ये जो नौकरी और निविदा पे लोग जो थे उनको भी भर्ती नहीं किया। तो पर वो एक मॉडल्स लेकर के आ रहे थे। तो स्वास्थ्य और शिक्षा में अच्छा काम, और बिजली और पानी, बिजली में फ्री और पानी में करीब करीब फ्री, ये मिलाकर के ये आइडियोलॉजी नहीं है, ये पॉलिसी है। और आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी तो करीब करीब वही आइडियोलॉजी है जो कांग्रेस की है या जो समाजवादी पार्टी की है, लेकिन वो पॉलिसी पे खेलने लगे। और ये एक नया मॉडल था, दिल्ली मॉडल। आपका दिल्ली मॉडल जो है वो आपको लेकर के जहां भी आप गए सफलता उसने दिया। पंजाब में तो देखिए चुनावी जीत हो गई, पर जहां भी उन्होंने चुनाव लड़ा कुछ न कुछ वोट परसेंटेज प्राप्त हुए, क्योंकि इस मॉडल को स्वीकार करने वाले हर जगह मिल जाते। मैं गुजरात में था तो गुजरात में भी लोग तारीफ कर रहे थे अरविंद केजरीवाल की, 12-13% वोट भी उनको आ गए। तो मानना पड़ेगा कि वो किसी न किसी ऐसे मजबूत राजनीतिक शक्तियों के निशाने पर तो आ गए। शायद इसीलिए खटकने लगे क्योंकि उनकी पॉलिसीज़ जो है लोगों को हिट करने लगी, उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे। अब देखिए दिल्ली में तीसरी बार, पंजाब में जाकर सरकार बना ली, हालांकि गुजरात में जाकर कुछ परफॉर्मेंस तो ऐसी दे नहीं पाए। एक ऐसी पार्टी जो कांग्रेस का विरोध भी करती है, वो ये नहीं कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो रही थी तो वहाँ खड़े थे साथ में, ये भी नहीं करती है, क्योंकि जो कांग्रेस से जुड़ता है फिर उसको निशाने पर लेना सत्ता के लिए, केंद्रीय सत्ता के लिए और आसान हो जाता है कि ये देखिए ऐसी पार्टी के साथ जाकर गठबंधन कर रहे हैं। एक अलग जो उभार मार रहे थे केजरीवाल, उसे खत्म करने की कोशिश, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से पहले हम ही लोगों ने कई चर्चाएं की कि क्या कांग्रेस का, राहुल गांधी का एक विकल्प है अरविंद केजरीवाल, क्योंकि जिस तरह से पंजाब में सरकार बनाई उसके बाद वो गुजरात में भी जा रहे थे, लगातार वो कर रहे थे। तो एक जो विकल्प बनने की कोशिश थी उसे दबाने की, इन सारे मामलों से, भ्रष्टाचार से, जेल, उनके मंत्रियों को जेल में डालकर, हालांकि वो तो जांच का विषय है कि कितना करप्शन हुआ, क्या हुआ, हम लोग तो उसमें क्लीन चिट दे नहीं सकते, लेकिन एक पॉलिटिकल तौर पर देखें तो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश इसी तरह से। ये पॉलिटिक्स में परसेप्शन होता है। ये परसेप्शन था कि ये ईमानदार पार्टी है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर आज की तारीख में भी कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। कल को होता है नहीं होता है हम नहीं जानते हैं, तो परसेप्शन मैटर करता है। पर आपने जो कहा कि क्या वो विकल्प बनने की दिशा में चल पड़े थे, जनता माने न माने वो तो चल पड़े थे, और जहाँ जहाँ कांग्रेस है वहाँ वहाँ हम कांग्रेस की जगह ले लेंगे, ये एक विचार परंपरा उस पार्टी के भीतर समा चुकी थी। और इस कारण से वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इनकी अदावत जो है हाल के कुछ वर्षों की राजनीति का सबसे बड़ा नैरेटिव रहा है। आप देखिए कि दिल्ली में उन्होंने रिप्लेस किया तो कांग्रेस को किया, उन्होंने गोवा जाकर के अगर किसी का खेल खराब किया तो वो कांग्रेस का किया, वो अगर पंजाब में चुनाव जीते तो कांग्रेस की सरकार उन्होंने रिप्लेस की, वो अगर गुजरात पहुंचे तो उनके जाने से जो 13% वोट निकले वो कहते हैं कि कांग्रेस के कोटे के निकले, क्योंकि कांग्रेस बमुश्किल 22-23% पर आ गई जो 40% के आसपास वोट पर थी। तो अगर कांग्रेस की वोट संख्या में इनकी वोट संख्या जोड़ते हैं तो वो, तो इस तरह से कांग्रेस को हर जगह, तो पहले किसके निशाने पर आ गए, कांग्रेस के निशाने पर आ गए, कांग्रेस के निशान। इसीलिए मैंने देखा कि अजय माकन साहब कल एक बड़ी लंबी तहरीर पेश कर रहे थे सिसोदिया के खिलाफ और कह रहे थे कि यह गिरफ्तारी सही है। इसमें वो भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा करीब नज़र आ रहे थे जहाँ तक सवाल था। दूसरा कि जब बहुत तेज़ी से कोई पार्टी बढ़ रही है तो जो सत्ता में है उनको खटकेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से वो चैलेंज कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को वो टक्कर दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को वो हरा रहे थे चुनावों में। एमसीडी के चुनाव देख लीजिए आप सबसे लेट, और इसके पहले 2 विधानसभा चुनाव आपने देख लिया दिल्ली में,
और भारतीय जनता पार्टी अपना वजूद नहीं बचा पाई पंजाब में। भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाया, ये सच है कि गुजरात में उन्हें लाभ हुआ, लेकिन अचानक से भारतीय जनता पार्टी के बहुल प्रदेश में 13% वोट लेकर के आना, तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं लगा जरूर होगा कि ये जो 13% वोट है ये कहीं इनकी बढ़ोतरी का सबब तो नहीं है। तो जाहिर है कि राजनीतिक द्वेष और द्वंद्व जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो था ही। मैं दिल्ली की अगर बात करूं तो 2024 में चुनाव होने हैं। 2024 के चुनाव जो हैं वो सामने हैं और यहाँ 7 की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। जिसने एमसीडी जीत लिया, जितने विधानसभा जीत लिया, तो उसके सामने अब तो केवल एक ही दरवाजा बचा है तोड़ने का, और वो है लोकसभा चुनाव। अब लोकसभा चुनाव में मैं ये देख रहा था कि जैसे उनके नेता ज़मीनी पकड़ वाले होते चले जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के, और वो आम लोगों के साथ काम कर रहे हैं, वोट निकालना जान रहे हैं। अब फ़र्ज़ करें कि एक सीट से यहाँ हंसराज हंस हैं, उनका दिल्ली से कैसे जुड़ाव है, कैसे वो कर पाएंगे? वो गायक हैं और बड़े अच्छे गायक हैं, लेकिन जिस तरह की राजनीति केजरीवाल करते हैं डिलीवरी वाली, उसमें बड़ा सेटबैक है। उनके इलाके में नुकसान, मीनाक्षी लेखी जी के इलाके में आपने देखा एमसीडी में सारी की सारी सीटें हार गई भारतीय जनता पार्टी। आपने देखा कैसे विधूड़ी जी के इलाके में करीब करीब सारी सीटें हार गई एमसीडी में। केवल मनोज तिवारी के इलाके में जीत पाए थे बाकी, और गौतम गंभीर के बाकी 5 सीटों पर लोकसभा के एमसीडी के चुनाव में हार हुई बीजेपी की। तो ये सब ऐसे फैक्टर्स थे जो कि राजनीतिक रूप से आप खटकने की जो बात कहते हैं वो उनको अटैक झेलना पड़ता। अब ये तो बहुत बड़ा इशू है, ये इशू प्रायोजित है या नहीं है ये अलग बात है, पर ये इशू तो है कि आज के डेट में वो भ्रष्टाचार के सवालों के दायरे में आ गई है, जिसके खिलाफ और वो डरा रही थी सबको। कांग्रेस का सफाया कर चुकी थी आम आदमी पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली में ख़ास तौर पर ये एक मुश्किलों का सबब बन सकती थी। तो ऐसे में ये राजनीतिक लड़ाई जो है वो तो चलेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए अब यहाँ के आगे केजरीवाल जी का गेम जो है वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो क्या नज़र आता है? कुछ उम्मीद नज़र आती है कि अरविंद केजरीवाल कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे ये जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उनसे तो वो दूर हट पाएँ, साथ ही जो पहचान उन्होंने बनाई है कट्टर ईमानदार वाली वो भी बना पाए। कुछ ऐसा आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हाँ, मैंने उनको सुना और मुझे ये लगा कि उनके पास जो विकल्प हैं, एक तो ये कि अभी फ़िलहाल दिल्ली संभालो, क्योंकि आतिशी आई हैं मंत्री बनके और सौरभ भारद्वाज मंत्री बनकर आए हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों सिसोदिया नहीं है। सिसोदिया उनके साथ 2003 से काम कर रहे थे, पहले टीवी पत्रकार थे और उसके बाद उन्होंने उनके साथ एनजीओ में काम किया, और उसके बाद फिर वो राजनीति में आए और राजनीति में भी सारे आंदोलनों में साथ थे। हालांकि सौरभ और आतिशी भी काफ़ी पढ़े लिखे हैं, पर सिसोदिया नहीं है। ये एक है। तो उनको जिस तरह की राजनीति सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल एक टीम बन के करते हैं, शायद वो राजनीति करने वाला अब कोई व्यक्ति उस पार्टी में है तो अरविंद केजरीवाल अकेले हैं। वन एंड ओनली वाला मामला, क्योंकि आप देखिए लोग साथ छोड़ते चले गए ना, भाई बहुत से साथ चले गए। तो एक तो ये है पक्ष। दूसरा पक्ष है कि अगर वो अपने आप को फैलाने लगे पूरे भारत में, जैसे कि उनकी योजना थी कि अभी वो कर्नाटक जाएंगे, फिर वहाँ से वो कई और राज्य छत्तीसगढ़ जाएंगे, राजस्थान जाएंगे, तेलंगाना भी जाने वाले थे, तो अपना विस्तार बढ़ाते चलना है, तो दिल्ली अपने आप संभल जाएगा। तो मुझे लगता है ये जो 2 विकल्प हैं, अभी तो उनका कार्यक्रम है जाने का, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये जो पूरे सार्वदेशिक विस्तार की जो उनकी योजना थी उसको फिलहाल थोड़ा पॉज करेंगे वो, और ये शायद बाकी के विपक्षी दलों के लिए अच्छी बात होगी, और दिल्ली को कंसोलिडेट करेंगे वो, क्योंकि दिल्ली में उनका सपोर्ट बेस बढ़िया है, और वो कंसोलिडेट करें। और दिल्ली के भीतर अगर वो लोकसभा चुनाव में उसी मजबूती के साथ प्रदर्शन कर देते हैं जो एमसीडी में किया है, तो राउंड 1 जो है, राउंड 1 तो वहीं पे उनको मिलता है।
सार्वदेशिक फैलाव में ये बहुत बड़ा खतरा है कि बाहर भी ना फैलें और शायद दिल्ली में भी पकड़ कमज़ोर हो जाए। चलिए, बीजेपी जैसे कहती है हमारा गुजरात मॉडल है, आम आदमी पार्टी कहती है हमारा दिल्ली मॉडल है, लेकिन फिलहाल के लिए तो यही लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली पर ही फोकस करेंगे और जो आगामी चुनाव हैं बहुत सारे राज्यों में वहाँ पर ज़्यादा फोकस ना हो पाएँ क्योंकि उनकी जो पार्टी में उथल पुथल मची हुई है। हमें कमेंट करके आप भी ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है अरविंद केजरीवाल का, सीएम अरविंद केजरीवाल का अगला कदम क्या हो सकता है, उनका गेम प्लान क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।